बहू का मायका, बहू तुम्हारा भाई आया है लेने के लिए, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। ये तो अच्छी तरह से पता है वहाँ की हालत। सास उमा जी की बात सुन कविता का चेहरा उतर गया। तभी कविता की 8 साल की बेटी परी बोल पड़ी, क्या दादी आप भी हर चीज में रोक टोक करती हैं? क्यों नहीं जाएंगी माँ नानी के यहाँ? हम तो हर साल ही जाते हैं ना, फिर आप इस बार क्यों रोक रही हैं? अब उमा जी परी को क्या बताएं कि हर साल जब वह गर्मी की छुट्टी में नानी के यहाँ जाती थी तो उसकी नानी रहती थी, लेकिन अब नानी नहीं है। वह सबको छोड़कर जा चुकी हैं। अब वह घर नानी का नहीं, मामा मामी का घर बन गया है। और मामा मामी कैसे थे यह उमा जी अच्छी तरह जानती थी। इसलिए तो वह कविता को मायके नहीं जाने दे। कविता का भाई रमेश उसे लेने आ चुका था, इसलिए उमा जी कुछ ना कर सकी और कविता को जाते जाते बोली, बहू देख, अगर कोई भी बात होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, तुम बस एक फ़ोन कर देना, आलोक तुरंत जाकर तुम दोनों को ले आएगा। और हाँ, यह रखो कुछ पैसे, परी को कुछ खाने का मन होगा या तुम्हारा कुछ खरीदने का मन होगा तो खरीद लेना, किसी का मुंह मत देखना। अब तुम्हारी माँ नहीं है वहाँ, जो तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे लिए सब चीज़ें लाकर रख देगी। खुद का और परी का ख्याल रखना। सास की बात सुन कविता की आंखों में आंसू आ गए तो उमा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। मुझे पता है बेटी अगर माँ के रहते हुए मायके में खाली हाथ भी चली आए ना तो भी किसी को कानो कान खबर नहीं लग पाती, क्योंकि वहाँ माँ का राज होता है। लेकिन अब तेरे भैया भाभी का राज है, इसलिए तुम उनके बच्चों के लिए और सबके लिए अच्छे से सामान, मिठाइयाँ, फल लेकर जाना, ताकि कोई कुछ कह न सके। कहते हुए उमा जी कविता को विदा कर देती हैं। कविता को जैसे ही लेकर उसका बड़ा भाई रमेश निकलता है तो रास्ते में अपनी पत्नी नीलम को फ़ोन करके बता देता है कि नीलम, मैं कविता को लेकर आ रहा हूँ। बस जैसे ही यह खबर नीलम और उसकी देवरानी संगीता को पड़ी, दोनों का ही पारा हाई हो गया। संगीता तुरंत नीलम से बोली, क्या दीदी आपका अपने पति पर इतना भी बस नहीं चलता? वैसे तो बहुत कूदती हैं कि आपके पति आपको बिना कुछ बताए कोई काम नहीं करते, और अब कैसे अचानक से बहन को लेकर आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है? देवरानी की बातें सुन नीलम को भी बहुत बुरा लगा। उसने भी गुस्से में कहा, क्या करूं संगीता, यह तो सुबह अच्छा खासा ऑफिस के लिए निकले थे, मुझे क्या पता ऑफिस से आते ही बहन के घर चले जाएंगे उसे लेकर आने के लिए। गर्मी की छुट्टियां नहीं हमारे लिए आफत होती है, हर साल गर्मी की छुट्टियां होती नहीं कि महारानी आ जाती है। लेकिन अब तो कम से कम कविता को भी समझना चाहिए कि अब तो उनकी माँ भी नहीं है, तो फिर अब काहे का मायका? नीलम की बात सुन कुछ सोचते हुए संगीता ने कहा, सही कह रही हैं दीदी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि 2 दिन पहले ही तो परी का फ़ोन आया था अपने बड़े मामा के पास। मैं किचन में चाय बना रही थी कि तभी मैंने सुना, उसने भी ही बोला था, मामा मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं, मुझे नानी के घर जाना है। संगीता की बात सुन नीलम मुंह बनाते हुए बोली, नानी का घर? नानी का घर? कैसा नानी का घर? जब नानी ही नहीं रही तो नानी का घर कैसा? जरूर यह सब कविता का किया कराया है। उसी ने अपनी बेटी को सिखाया होगा कि मामा को फ़ोन करके बोलो आने के लिए, नहीं तो इतनी छोटी बच्ची, उसके पास क्या दिमाग? सही कह रही हो दीदी, ज़रूरी यह सब कुछ किया कराया कविता का ही है। अरे जब तक माँ थी तब तक तो ठीक था, अब माँ नहीं है, यह भी नहीं सोचना चाहिए कि भाभीियों के मायके हैं, उन्हें भी अपने मायके जाना है, उनके भी बच्चों की छुट्टियां होती है। बताओ, मैं खुद प्लान कर रही थी अपने मायके की। संगीता की बात सुन
नीलम ने कहा, अरे तुम ही नहीं छोटी, इस बार तो मैंने भी सोचा था कि कुछ दिन आराम से गर्मी की छुट्टियां मैं अपने मायके में बिताऊंगी, लेकिन अब तो सारी सोच पर ही पानी फिर गया। महारानी जो बैठ जाएंगी यहाँ आकर। फिलहाल तो चलो किचन में, महारानी के लिए खाना भी बनाना है, स्वागत भी तो करना होगा। कहते हुए नीलम संगीता को लेकर किचन में जाती है। दोनों के जी में जितना आ रहा था, कविता को कोसते हुए, उसकी बेटी को कोसते हुए खाने की तैयारी करने लगी। करीब 1 घंटे बाद रमेश कविता को लेकर, परी को लेकर घर आ जाता है। चाय पानी के बाद रमेश ने नीलम से कहा, नीलम जल्दी से अब कविता और परी के लिए खाना लगा दो, सुबह के खाए हैं, बच्ची है, भूख लगी होगी। और हाँ मामू, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। कहते हुए परी रमेश से लिपट गई और नीलम से बोली, मामी खाने में क्या बनाया है? परी की बात सुन नीलम मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, जो भी बनाया है ना परी, अभी तुम्हारे सामने लाकर रख देती हूँ, फिर खुद ही देख लेना क्या बनाया है। कहते हुए नीलम किचन में चली गई तो परी ने कविता से कहा, मम्मी चलो, जब तक हम अपना बैग नानी के कमरे में रख देते हैं। जैसे ही कविता अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ी, पीछे से संगीता ने टोका, अरे कविता, उधर कहाँ, मत जाओ। वह क्या है ना कि वह माँ जी का कमरा नहीं रहा, उसमें उसे हमने बच्चों के लिए स्टडी रूम बनवा दिया है। वह क्या है ना कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई भी दिन पर दिन कठिन होती जा रही है, एग्जाम का भी टाइम होता है, उन्हें एकांत में पढ़ने के लिए कोई ढंग का कमरा चाहिए था, इसलिए जो माँ जी का रूम था उसे हमने स्टडी रूम बना दिया। संगीता भाभी की बात सुन कविता तो समझ रही थी, लेकिन बेचारी मासूम सी परी, उसे क्या पता था कि उसे तो यही याद था कि जब जब बेचारी मासूम सी परी, उसे क्या पता था कि उसे तो यही याद था कि जब जब भी वह नानी के यहाँ आती थी तो नानी के ही कमरे में, नानी की अलमारी में अपने कपड़े निकाल कर रख देती थी। बस उसी अलमारी की सोच उसने कहा, ठीक है मामी, तो नानी की अलमारी तो होगी ना, मैं उसमें ही अपने कपड़े रख लूँगी। जैसे ही फिर परी जाने लगी तो संगीता ने कहा, अरे नहीं परी, समझने की कोशिश करो, नानी की अलमारी भी खाली नहीं है, उसमें भी हमने सामान रख दिए हैं। वैसे भी अलमारी में कपड़े लगाकर क्या करना है? कौन सा तुम्हें पूरी जिंदगी यहाँ रहना है जो अलमारी में कपड़े लगाओगी? अरे बहुत रहोगी, 2-4 दिन रहोगी तो तब तक के लिए कपड़े बैग में ही रहने दो, बैग तो हम कहीं भी रख सकते हैं। अब देखो कमरा कम है बेटा, समझने की कोशिश करो, बैग को हम अपने कमरे में रख लेंगे। और रही बात रात के सोने की, तो यहाँ हॉल में ही गद्दे लग जाएंगे, आप दोनों वहाँ सो लेना। संगीता भाभी की बात सुन कविता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परी तुरंत बोल पड़ी, नहीं मामी, हम हॉल में नहीं सोएंगे, हम नानी के ही कमरे में सोएंगे, और वहाँ पर दीदी और भैया भी तो सोएंगे ना, सारे बच्चे तो एक साथ ही सोएंगे ना, हर बार की तरह। नहीं परी बिटिया, हर बार में इस बार में अंतर है। अब तुम्हारी नानी, दोनों दीदियाँ और भैया बड़े हो चुके हैं, उन्हें अलग कमरा चाहिए पढ़ने के लिए, और देर रात तक पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। छोटी नहीं, जितनी तुम इसे छोटी कह कह के सर पर चढ़ा रही हो, देखना कल को तुम्हें इसका सर पर चढ़ना भारी ना पड़े। कहते हुए संगीता भी किचन में चली गई। कविता को अपने मायके में पहले वाला एहसास नहीं लगा। पहले दिन ही भाभीियों के व्यवहार में फर्क उसे महसूस होने लगा। खैर अगले दिन सुबह जब परी नाश्ता करने गई तो मामा मामी के बच्चों को ढूंढने लगी, लेकिन उसे पता चला कि उसके सारे बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कल से आई हुई परी अभी तक अपने मामा के बच्चों से भी नहीं मिल पाई थी। फिलहाल तो परी ने चुपचाप माँ के साथ नाश्ता किया और थोड़ी देर बाद जब नहाने गई तो बाथरूम
बिल्कुल खाली था। ना वहाँ साबुन था, ना ही शैम्पू था और ना ही कोई और सर्फ था। तो परी जाकर संगीता मामी से बोली, मामी बाथरूम में साबुन नहीं है, पूरा बाथरूम खाली है, एक साबुन दे दीजिए, मुझे नहाना है। तो परी की बात सुन संगीता ने कहा, अरे परी, तुम अपना साबुन शैम्पू नहीं लेकर आई क्या? तुम सबका साबुन यूज करती हो, तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है? भाई, हमारी बेटियों को किसी का साबुन यूज नहीं करती, शैम्पू है। सब लोग अपना अपना साबुन लेकर बाथरूम में जाते हैं और वहाँ नहाकर वापस रख देते हैं। तो हमें पता तुम कौन सा साबुन शैम्पू लगाती हो भाई, अपने हिसाब से अपनी तैयारी करके आनी चाहिए थी ना। और वैसे भी अभी तो कल ही आई हो, तुम बाल धोकर ही आई होगी क्या जो आते ही साबुन और शैम्पू मांगने लगी? हाँ संगीता, सही कह रही हो तुम। तभी बीच में आते हुए नीलम बोल पड़ी, परी बेटा, कहीं जाते हैं तो अपनी पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। वैसे तो तुम्हें बहुत बातें आती हैं, ये सब नहीं सिखाती तुम्हारी माँ तुम्हें? कविता दरवाजे के पीछे से अपनी दोनों भाभियों की बातें सुन रही थी कि कैसे उनकी दोनों भाभियां उसकी बेटी से बदतमीजी से बातें कर रही हैं। ये देख कविता की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह खुद से कहने लगी, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैं बार बार मना कर रही थी कि नहीं चलना, लेकिन इस लड़की ने मेरी एक ना सुनी। फिलहाल तो कविता ने खुद को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही परी को आवाज़ दी। माँ की आवाज़ सुन परी बाहर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। परी को रोता देख कविता का कलेजा फट गया। उसने धीरे से परी से कहा, क्यों गई थी तू वहाँ? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांगती ना। एक काम कर, ये पैसे ले और जाकर साबुन ले आ, और खबरदार जो आइंदा ये अगर कुछ मांगने के लिए अपनी मामियों के पास गई, जो भी चाहिए मुझसे मांगो। परी ने रोते हुए कहा, मम्मी चलो ना, हम अपने घर चलते हैं, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सच में मामी सही कह रही हैं कि यह अब मेरी नानी का घर नहीं है, इसलिए तो मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। और मैं कल की आई हुई हूँ, अभी तक दीदी और भैया कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया, और मामियाँ भी मुझे उनके कमरे तक नहीं जाने देती। मैं अकेले बोर हो रही हूँ, किसके साथ खेलूं, किसके साथ बातें करूं? मम्मी दादी ने कहा था ना कि हमारा जब आने का मन हो तो फ़ोन कर देना। मम्मी चलो ना, पापा को फ़ोन करते हैं, पापा शाम को हमें लेने आ जाएंगे। हाँ बेटा, पापा को फ़ोन कर लो, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि दादी तुम्हें क्यों बार बार मना कर रही थी यहाँ आने के लिए। अब तो मान ले कि ये तेरा ननिहाल नहीं, अब तेरी नानी नहीं, अब ये तेरे मामा मामी का घर हो गया है। कहते हुए कविता रो पड़ी। उस समय तो कविता ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मौका देखकर वह दोनों भाभियों के पास गई और बोली, भाभी ये क्या तरीका था छोटी सी बच्ची से बात करने का? एक साबुन ही तो मांगने आई थी ना। कविता की बात सुन नीलम ने चिढ़ते हुए कहा, यह खूब कहा तुमने कविता, क्या कह दिया हमने उसे? अरे यही ना कि साबुन खत्म हो गए हैं, तुम्हारे मामा आएंगे तो मंगवा दूंगी, इसमें क्या गलत कह दिया? और हाँ, कविता दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमने बस इतना ही कहा था परी से। तभी बीच में संगीता भी बोल पड़ी, देखो कविता, बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखी हो। दिन पर दिन बड़ी हो रही है, पराया घर जाना है, यही शिक्षा दोगी ना तो एक दिन ससुराल छोड़कर मायके में ही बैठी रहेगी, ना खुद का घर बसा पाएगी और न किसी और का बसने देगी। लड़की है, जरा लगाम लगा के रखो, फालतू में बेटी की बातें सुन राई का पहाड़ मत बनाओ। हमारी भी बेटियां हैं, देख लो, कभी उनकी आवाज़ नहीं निकलती, और तुम्हारी इतनी छोटी सी बेटी हमसे जवान लड़ाती है। अरे अभी समझ जाओ, समय रहते इसके पर काट दो, नहीं तो बस भाभी बस, अब एक शब्द और नहीं। मेरी बेटी कैसी है कैसी नहीं है मैं जानती हूँ। आप लोग होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैंने उसे कैसे संस्कार दिए हैं? खुद के संस्कारों को देखा है तुम लोगों ने? तुम्हारी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं जो मुझे
तुम्हें सास ननद से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। एक छोटी सी बच्ची की बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम संस्कार सिखाओगी मेरी बेटी को? मैं चुप थी, नहीं बोल रही थी। रिश्ता ही ऐसा था, लाज लिहाज कर रही थी। लेकिन शायद तुम लोग इस इज्जत के लायक ही नहीं हो। मैं शांत हूँ, मैं चुप हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं भी इस घर की बेटी हूँ। जितना हक तुम लोगों का है इस घर पर, उतना ही हक मेरा भी है। अभी चाहूँ तो खड़े खड़े इस घर के आधा टुकड़े करवा लूँ कर सकती हूँ, और किसी में दम नहीं कि होगा कि मुझे रोक कर दिखा दे। और तुम संगीता भाभी, क्या कह रही हो? अलग अलग साबुन लगाते हैं सब लोग? तुम्हें इस घर में आए 10 साल हो गए। 10 साल में तो मैंने तुम्हें कभी अलग साबुन लगाते हुए नहीं देखा, और आज आज तुम ऐसा कह रही हो? मेरी माँ के मरते ही तुम लोगों के सबके अपने अलग अलग साबुन हो गए, अलग अलग फेस वॉश हो गए, अलग अलग क्रीम पाउडर हो गए। अरे, जब इतने ही अमीर हो तो एक साबुन बाथरूम में एक्स्ट्रा रखने से कौन से गरीबी आ जाएगी? तुम लोगों को, जो बेचारी उस छोटी सी बच्ची को तुम लोगों ने इतना सुनाया, साफ साफ खुलकर क्यों नहीं कहती कि हमारा आना तुम लोगों को पसंद नहीं है? नहीं चाहते हो तुम लोग कि मैं यहाँ आऊँ? और सच बताऊँ तो मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। वह तो हर बार का सोचकर परी परेशान करके रख दी थी। तब मैं यहाँ पर आई, सोचा बच्ची है, उसका भी मन लग जाएगा। लेकिन अब वह भी सपने में कभी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहेगी। कविता गुस्से में इतना तेज तेज बोल रही थी कि उसकी आवाज़ सुन अगल बगल की 2-3 औरतें भी इकट्ठा हो गईं। जमुना चा काकी ने कहा, अरे कविता, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? जमुना काकी को देख कविता रोने लगी। रोते हुए बोली, काकी देखो ना इन औरतों को, कितनी मतलबी, चालाक और मक्कार हैं यह दोनों। मेरी माँ को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ, पहली बार मेरी बेटी इनके राज में आई थी। और काकी, आपको क्या बताऊं कितनी बुरी तरह से इन दोनों ने मेरी बच्चे से बातें की कि वह रो पड़ी बेचारी। 10 दिन रुकने आई थी, लेकिन आज ही जाने का नाम ले रही है, रो रही है। कहते हुए कविता ने जितनी भी औरतें आई थी उन सबको नीलम और संगीता की सारी हरकतें बता दी, और साथ ही साथ यह भी बोली कि चाची, काकी, ताई जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी इन दोनों औरतों पर विश्वास मत करना। ये दोनों निहायत ही मतलबी हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और शायद मैं अब यहाँ ज़िंदगी में कभी लौट कर भी नहीं आऊँगी, क्योंकि जब माँ ही नहीं तो मायका कैसा। और भाभी, आप लोग भी याद रखना, आप लोगों की भी माँ कोई अमृत पीकर नहीं आई। एक न एक दिन वह भी मरेगी, और फिर सोच लेना कि आपके साथ आपके मायके में क्या होगा। कहते हुए कविता परी को लेकर चली गई। इधर जमुना काकी और भी जितनी औरतें आई थी, सबने नीलम और संगीता को खूब भला बुरा कहा, रिश्तों की अहमियत समझाई, समाज और सामाजिकता समझाया। कविता तो चली गई, लेकिन जाते जाते उन दोनों को सबके सामने बुरी तरह से बेइज्जत करके गई। अब अकेले में नीलम और संगीता कविता से कुछ कह भी सकती थी, लेकिन सबके सामने कैसे कहें कि हमें तुम्हारा आना पसंद नहीं। इधर ससुराल पहुंचते ही कविता दौड़कर अपनी सास उमा जी के गले लगकर रोते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए माँ जी, आपने मुझे बहुत समझाया था मत जाओ, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। कविता का रोता हुआ देख उमा जी ने बड़े प्यार से उसके सर में हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, एक माँ गई है तो क्या हुआ, एक माँ और है ना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब हर साल हम गर्मियों में कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे। फिलहाल बीती बातों पर मिट्टी डालो, तुम अपने परिवार पर ध्यान दो, और वैसे भी ये तो जिंदगी की सच्चाई है, एक न एक दिन सबको इसका सामना करना ही पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।